अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान में कोई भी अहम मसला, चाहे वो आईनी हो या सियासी, ज्यादातर अदालतों से तय पाता है। ऐसा ही एक अहम आईनी मसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के हवाले से भी था, जिस पर पहले इलेक्शन कमीशन फिर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन ये वजह तनाज़ा बना रहा। तहरीक इंसाफ ने यह फैसला मानने की बजाय इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और आज सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इब्तदाई समात में ही तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करते हुए इन मखसूस नशस्तों को दूसरी जमातों को देने का फैसला मुअत्तल कर दिया है। ये हुकूमत जो इन मखसूस नशस्तों को हासिल करने के बाद 2/3 की पोजीशन में आ चुकी थी, अब इस अक्सरियत से महरूम हो गई है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समात 3 रुकनी बेंच ने की, लेकिन समात के आगाज पर ही वफाकी हुकूमत की जानिब से 3 रुकनी बेंच पर एतराज़ कर दिया गया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल अमान ने इस्तदा की कि अपीलें लार्जर बेंच ही सुन सकता है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तो अपीलों को काबिल समात होने पर फैसला होना है, काबिल समात होना तय पा जाए फिर लार्जर बेंच का मामला भी देख लेंगे। जिसके बाद वकील सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में JUI को 7 नशस्तों पर 10 मखसूस नशस्तें दी गई, पीपल्स पार्टी को 4 नशस्तों पर 6 और नून लीग को 5 नशस्तों पर 8 मखसूस नशस्तें दी गई। मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कानून में कहाँ लिखा है कि बची हुई नशस्तें दोबारा उन्हीं सियासी जमातों में तकसीम की जाएंगी। हमें पब्लिक मैंडेट की हिफाजत करनी है। असल मसला पब्लिक मैंडेट का है। मखसूस नशस्तों की तकसीम का आईनी उसूल क्या है? एक तकनीकी उसूल से ख़त्म हो सकता है। अगर एक सियासी जमात ने मखसूस नशस्तों के लिए फहरिस्त जमा नहीं कराई तो आइन नज़रअंदाज हो सकता है। जस्टिस मंसूर ने कहा कि हमारे लिए कोई सियासी जमात मुतल्लिका नहीं। आम बात सियासी जमात की पार्लियामान में नुमाइंदगी है या नहीं। 82 नशस्तों पर आपके मुताबिक 23 मखसूस नशस्तें बनती हैं। ये सवाल अहम है कि बांटी गई मखसूस नशस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं। क्या ये 23 मखसूस नशस्तें दोबारा बांटी जा सकती हैं? ऐसा आइन और कानून में है। अगर बांटी गई नशस्तें दोबारा नहीं बांटी जा सकती तो क्या वो खाली रहेंगी? जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि सियासी जमात को उतनी ही मखसूस नशस्तें मिल सकती हैं जितनी जीती हुई नशस्तों के तनासुब से उनकी बनती हैं। एक बड़ी सियासी जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया। कानून में ये कहाँ लिखा है कि इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती? PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात तो है। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल मैं अदालत में गया था। अब इस जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि किसी और का मैंडेट नज़रअंदाज करके कैसे दिया जा सकता है बगैर माकूल वजह बताए जिससे दीगर सियासी जमातों में बांटी गई। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इलेक्शन कमीशन हुकाम से पूछा कि क्या आज़ाद उम्मीदवारों की नशस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? 200 आज़ाद उम्मीदवारों की मखसूस नशस्तें क्या 6 उम्मीदवारों में या सियासी जमात को मिल जाएंगी? वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। इस पर कमरे अदालत में मौजूद PTI खवातीन वकला ने कह लगाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाबन कहा कि कमरे अदालत में मौजूद शुरका हंसते रहें, लेकिन आइन यही कहता है अगर आज़ाद उम्मीदवार किसी सियासी जमात को ज्वाइन नहीं करता तो सीटें दीगर जमातों में ही बांटी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने केस को समात के लिए मंजूर करते हुए मखसूस नशस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अलावा दूसरों को देने के इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के फैसलों को मुअत्तल कर दिया। अदालत ने वजाहत की कि फैसलों की मुअत्तली सिर्फ इजाफी सीटों को देने की हद तक होगी। अदालत ने लार्जर बेंच की तश्कील के लिए केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को भी भिजवा दिया और समात 3 जून तक मुलतवी कर दी है। तहरीक जो गुज़श्ता कुछ दिनों से मुसलसल सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद कर रही थी, आज इस फैसले पर खुश दिखाई दी और इसे आइन और कानून की फतह करार देती रही। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ देखने को मिला, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लीव ग्रांट कर दी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 1 मार्च 2024 का और पेशावर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का ऑर्डर 14 मार्च 2024 का सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दी है कि ये 78 मेंबरान साहिबान जो सीटों पे पार्लियामान आए हैं या असम्बलियों में जा चुके हैं, वो आइंदा किसी भी कानून साजी में वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हमारी मौक़िफ़ की तायीद है। तिहाई में समझता हूँ आज एक मुबारक दिन है। जो लोग ये समझते थे कि फरेब और धांधली की बुनियाद पर वो एक पार्लियामान कायम कर लेंगे और फिर उस पार्लियामान के जरिए वकील का हुलिया बिगाड़ेंगे, आज उनको शिकस्त हुई। आज के फैसले के मौजूदा सियासी मंजरनामे पर दूररस असरात मुरतब होंगे, क्योंकि हुकूमत के बहुत से ऐसे काम जो वो जल्द ही करना चाह रही थी अब तातुल का शिकार होंगे। बहुत से आईनी तरमीम जो हुकूमत करना चाहती थी लेकिन अब 2/3 अक्सरियत खो जाने के बाद वो करने से कासिर होगी। इनमें से एक अहम जो आईनी तरमीम है वो जजेस की मुद्दत मुलाजमत से मुतालिक थी। जुडिशल कमीशन रूल्स को जो है तब्दील करने से मुतालिक थी, जिसका इंदिया खुद वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ पहले जुडिशल कमीशन के इजलास और बाद में एक निजी TV प्रोग्राम में दे चुके थे। हुकूमत की जानिब से जिस आईनी तरमीम का इंदिया दिया जा रहा है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके और इस फैसला आने के बाद
इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अब हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर पाएगी। एक पर्सन बेस्ड लेजिस्लेशन नहीं होनी चाहिए, मच लेस कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करें। हम इसको किसी सूरत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी जज को उसके लेवल में एक्सटेंशन किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर और सीनियर कानूनदान हामिद खान साहब ने भी ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हामिद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ठंडी हवा का झोंका आया है, लेकिन सवाल बड़ा सादा सा है। ये तो पिटीशन एक्सेप्ट हुई है, 23 सीटों के ऊपर नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं, अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल हुई है। अब ये फैसला आपको जुज़ वक्ती दिखाई देता है क्योंकि अभी लार्जर बेंच बनना है और उसके बाद केस डिसाइड होगा, या आपको लगता है कि यही सस्टेन करेगा? इंशाल्लाह उम्मीद है, क्योंकि हम हक बजानत हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक बड़ा वाज़ेह है कि मखसूस रिश्ते पार्टी को मिल सकती है जिनकी पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बलियों में नुमाइंदगी हो, नुमाइंदगी के तनासर से मिल सकती है। लिहाजा ये तो नहीं हो सकता कि नशस्तें एक पार्टी ने जीती हो, उसकी मखसूस रिश्ते दूसरी पार्टी को दे दी जाए। इससे बड़ी नाइंसाफी क्या हो सकती है और जाती क्या हो सकती है। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इसका जो हक है उसको हक देगी और उनको उसके साथ इंसाफ किया जाएगा। हामिद खान साहब, इस फैसले का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या फैसला जो फायदा है वो होता हुआ देख रहे हैं? सदारती इंतखाब हो गया, सेनेट इलेक्शन हो गया, कायदे ईवान का चुनाव हो गया, स्पीकर का चुनाव, ये सारे जो अहम मरहले थे वो मुकम्मल कर लिए गए। अब इन नशस्तों से पीटीआई को क्या फायदा पहुंचेगा? देखिए, एक तो नुमाइंदगी नेशनल असेंबली में और सूबाई असेंबली में बढ़ जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। इसलिए फायदा ये होगा कि जो गलत किस्म की कानून साजी करने की कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए और बल्कि अच्छी कानून साजी कर उससे संवाद किए जाए और जो कि पर्सन तरीके से चाहते हैं कि इंसाफ के मुताबिक जो कानून बनाए जाए। तो एक नुमाइंदगी बढ़ने से बड़ा फर्क पड़ जाता है। और दूसरी बात, अभी केपी के सेनेट के इलेक्शन होने हैं, उस पर तो बराह रास्त सेनेट के इलेक्शन पर असर पड़ेगा। जी, ये बात आपकी दुरुस्त है कि एज फार एज केपी इज कंसर्न तो वहां के सेनेट इलेक्शंस में यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, लेकिन एज फार एज द लेजिस्लेशन यू आर रेफरिंग टू, आपको क्या लगता है वो जो जुडिशल कमीशन के रूल्स में तब्दीली की बात हो रही है या जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है उसमें तौसी की बात हो रही है, आप समझते हैं कि वो करना नामुमकिन हो जाएगा या मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के लिए? यकीनी तौर पर, क्योंकि ये जो प्रपोजल आ रही हैं वो बिल्कुल आइन के रूह के मुनाफिक है, बल्कि वो कोशिश की जा रही है कि अदलिया को अंदर से तब्दील किया जाए और कुछ लोगों को गैर जरूरी किस्म के फायदे पहुंचाया जाए और दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाए और अदलिया को आपस में तकसीम कर दिया जाए। इंशाल्लाह ताला इन कोशिशों की नफी होगी और कोशिश को आगे बढ़ने में भी किया जाएगा। आबिद खान साहब, वजीर कानून ने इस तरह की लेजिस्लेशन का इंदिया तो दिया कि ड्राफ्ट मुकम्मल हो गया है, पार्लियामान में टेबल किया जाएगा और आर्टिकल 175A का क्योंकि हवाला देते हैं, रूल्स में तब्दीली का जो तस्करा है उसमें है। तो आप अभी तक जो अमेंडमेंट सामने आ रही हैं, मतलब अभी कोई ऐसा ड्राफ्ट तो सामने नहीं आया, लेकिन जो चहमगोइयाँ हो रही हैं या बातचीत हो रही है, आप समझते हैं कि अगर मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर दी जाए हाईएस्ट ऑफिस के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की चीफ जस्टिस की या जजेस की, तो ये कुछ दुरुस्त अमर नहीं होगा? बिल्कुल गलत कदम होगा और बड़ा ये अफसोसनाक कदम होगा और इससे बहुत ही नुकसान होगा। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है इन इक़दाम से और इन इक़दाम ने पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया है और आइन सारी को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। दो मिसालें बिल्कुल सामने हैं आपके। एक 5वीं सदी तरमीम हुई थी भुट्टो साहब के दौर में और उस तरमीम में इन्हें यही जो प्रपोजल अब दी जा रही है वो प्रपोजल थी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की एक टर्म मुकर्रर की जाए। उसको 5 साल दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को और 4 साल दिए गए थे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को। उससे बहुत रिजेंटमेंट पैदा हुई थी और आपस में हालात बड़े बिगड़ गए थे और छठी तरमीम में फिर यहाँ तक चले गए थे भुट्टो साहब में कि उसको जो 5 साल की टर्म थी
उनकी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस कहा था कि ये रिटायरमेंट एज से भी आगे जा सकती है। नतीजा ये निकला कि इन अहकामात की वजह से इतनी रिजनमेंट हुई भुट्टो साहब के खिलाफ के मौलवी मुश्ताक साहब पर्सनली वीक हो गए और जो कुछ हुआ है वहाँ पर उनके केस में वो आपके सामने। इसी तरह 5 जमीन की वजह से अनवर हक साहब जाती तौर पर डिस्टर्ब हुए और उसका नतीजा सुप्रीम कोर्ट में सामने आया। तो ये तो बड़ा बिटर हिस्ट्री है हमारी। फिर दूसरी अटेम्प्ट हुई थी 2002 में बजरिया LFO मुशर्रफ ने 3-3 साल सारे जजेस को इजाफा किया था उम्रों में और उसकी वकला ने इतनी शदीद मुखालफत की थी कि पूरी मूवमेंट चला के मजबूर होना पड़ा था करने के तहत कि वो जो इजाफा था उम्रों का वापस किया जाए। क्योंकि इस चीज से सारी अदलिया के अंदर तस्लीम और एक बिटरनेस पैदा हो जाती है जिसका नतीजा ना अदलिया के लिए अच्छा है ना आइन सारे के लिए अच्छा है। ये सिर्फ एक किस्म की शरारत जो की जा रही है कि कुछ जजेस को रिवॉर्ड करने के लिए और कुछ को पनिश करने के लिए, ये बिल्कुल आइन के रूप के मुनाफिक होगा। आप क्या एज्यूम कर रहे हैं अगर जस्टिस काजी फायज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुद्दत मियाद बढ़ जाती है तो इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा? देखिए, तहरीक इंसाफ का नुकसान तो एक एलिमेंट है, वो ऐसे है कि अभी तक वो तहरीक इंसाफ को माफ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उस जमाने में जब तहरीक इंसाफ वो इक़्तिदार में थी तो उनके खिलाफ एक रेफरेंस हुआ था और हालांकि उनको इस चीज से बहुत अबाक होना चाहिए, थोड़ा दिल दिखाना चाहिए, उन्हें आलाज़र्फी दिखानी चाहिए और इस मामले में इतना पर्सनल नहीं होना चाहिए क्योंकि लेकिन बहरहाल जो हम देख रहे हैं वो आपके सामने है। तो उससे ये समझा जाएगा कि इनको इसलिए तौसीफ दी जा रही है कि ये PTI को मजीद जो खराब जो कार्रवाई इंतजामी कार्रवाइयाँ मौजूदा हुकूमत कर रही है, कर रही है, उसकी ये सरपरस्ती करें। तो ये तासुर उभरेगा जिससे मुल्क के अंदर इंसाफ की माहौल खराब होगा और खुद काई साहब के लिए अच्छा नहीं, तारीख में उनको अच्छे अल्फाज में नहीं फिर याद किया जाएगा। एक तो बात ये होगी, ये तो PTI के हवाले से मैं तो बात कर रहा हूँ। दूसरा, मैं कहता हूँ जनरली इन हालात में जबकि इलेक्शन बड़े सख्त काबिल इतराज है और डिस्प्यूटेड है, इस किस्म की असेंबली को आईनी तरमीम करने देने की इजाजत देना जो है ये आइन के तमाम तर उसूलों के खिलाफ है क्योंकि ये तो 47 की असेंबलियां हैं। ठीक, हामिद खान साहब लास्टली वेरी क्विकली, क्योंकि आप जाहिर है वकला तंजीम के भी पैटर्न हैं, सीजन लॉयर हैं, आप उनकी भी सरपरस्ती करते हैं, तो क्या को वकला तहरीक जो है वो स्टार्ट करेंगे इस हवाले से वकला सतह के ऊपर? सियासी तौर पर या पार्लियामान के अंदर तो जाहिर है PTI एहतजाज करेगी, लेकिन वकला का इस मामले में क्या रूल होगा? बिल्कुल करेंगे और आपने देखा आखिरी, क्योंकि ये अखबारों में नहीं दिया जाए, लेकिन जो आखिरी कौमी कन्वेंशन हुआ है 27 अप्रैल को लाहौर में लाहौर हाईकोर्ट बार के तहत, उसमें इस चीज की सख्त मुखालफत की गई है कि किस्म की रिटायरमेंट एज या कोई फिक्स टर्म देनी किसी जज को या किसी जज को, इसकी हम मुखालफत करेंगे, बड़ी सख्त मुखालफत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हामिद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि अगर इस तरह की कुछ तरमीम आती है या जजेस की मुद्दत मियाद में तोसी की बात होती है तो उसकी सख्त मुखालफत की जाएगी। पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टीज करेंगे और वकला भी इस हवाले से अपनी राय रखते हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गंदम स्कैंडल का जिक्र करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हैं। गंदम स्कैंडल की जितनी परतें खुल रही हैं उतने ही इंकशाफात सामने आ रहे हैं। यह मामला मुबैना तौर पर 85 अरब के स्कैंडल से शुरू होता हुआ अब 320 अरब तक जा पहुंचा है, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर हुकूमत अपने दौर में दरामद होने वाली गंदम की तहकीकात के हवाले से इकदाम तो उठा रही है, लेकिन निगरान हुकूमत के दौर में मंगवाई जाने वाली गंदम की तहकीकात में इंटरेस्ट नहीं ले रही। आज वफाकी वजीर बराए फूड सिक्योरिटी राना तनवीर ने अपने बयान में इस बात की वजाहत की और बताया कि वजीर आजम शहबाज शरीफ के हुक्म पर फरवरी 2024 के बाद मुल्क में आने वाली गंदम की इंक्वायरी जारी है।
उन्होंने कहा कि अक्टूबर 2023 से फरवरी 2024 तक दरामद होने वाली गंदम की इंक्वायरी नहीं की जा रही। ये इसलिए भी हैरत का बाइस है क्योंकि गंदम की दरामद का यह सिलसिला अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ, जो मार्च 2024 तक जारी रहा। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मौजूदा हुकूमत के पहले मार्च में 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत की 6,91,136 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई, जबकि निगरां दौर में 225 अरब 78 करोड़ 30 लाख रुपए मालियत की 27,58,226 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई। मजमूई तौर पर 34,49,436 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई, जिसकी मालियत 282 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए बनती है। इसके बावजूद भी हुकूमत साबिका हुकूमत के खिलाफ किसी भी इंक्वायरी करने या उन्हें किसी भी कमेटी में सवालों जवाब के लिए बुलाने से कासिर है। दूसरी जानिब आज नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी का अहम इजलास, और ज़राए बता रहे हैं कि इस इजलास में नवाज शरीफ ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत हुकूमत इस मेगा स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ किसी भी सियासी असर की परवाह किए बगैर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करे। गंदम स्कैंडल में खुर्द-बुर्द की वो रकम जिसका तस्करा किया जा रहा है वो बहुत बड़ी है। तो ऐसे में सवाल यह है कि हुकूमत इस केस को किसी इदारे के हवाले बशमूल नैब FIA के हवाले क्यों नहीं करती। दूसरी जानिब साबिका निगरान हुकूमत इस मामले से खुद को बरीउज़्ज़मा करार दे रही है। साबिका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से जब बार बार ये सवाल होता है तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं और इसको चाय की प्याली में तूफान की मानंद करार देते हैं। इस वक्त साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज साहब ने हमें ज्वाइन किया इस मामले पर, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल अजीज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेगा वीट स्कैंडल है इस वक्त, आप समझते हैं कि वाकई ये कोई बहुत बड़ी चीज़ है, मेगा स्कैंडल है, या जैसे काकड़ साहब कह रहे हैं ये चाय की प्याली में तूफान है, तो चाय की प्याली में तूफान है? जी बहुत मेहरबानी मुझे शो पे बुलाया। सिर्फ आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इंतहाई दर्जे की कोशिश हो रही है कि ये केयर टेकर के ऊपर सारी बात डाल दी जाए, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। उसकी वजह यह है कि केयर टेकर गवर्नमेंट 14 अगस्त को टेक ओवर की है, जबकि पहली शिप जो है वो सितंबर के तकरीबन पहले हफ्ते में पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। उसमें एक तज्जिया ये है कि उसमें चंद रोज़ की डिले हो गई थी। वो डिले भी आप डाल लें, इतने दिन ही नहीं है कि जितनी शिप को LC खुलाने में, सारे मामला तय करने में, कि वो पाकिस्तान पहुंच भी पाए। तो उसके बाद एक तो बात यह है कि अगर सितंबर की पहली तारीख को इन्होंने फ़ैसला किया था, जैसे कि बताया जा रहा है मुख्तलिफ चैनल्स पे केयर टेकर गवर्नमेंट ने, तो फिर वो शिप कैसे 4-5 दिनों में पहुंच गई? ये तो मतलब एक हवाई जहाज़ पे तो नहीं आ सकती ना, 50,000 टन जो आए हैं। तो एक तो बात ये ज़ेरे तफ्तीश है। अच्छा ज़िमनन सर, मैं इस पे सिर्फ इजाफा कर दूं कि 22 अक्टूबर को ये ऑर्डर प्लेस किया जाता है। फरवरी की 28 तारीख तक केयर टेकर ने इजाज़त दी थी, तो इस गवर्नमेंट ने उसको फरवरी की 28 तारीख से मार्च की 31 तारीख तक बना दिया। और ये मैं आपको बता दूं कि माहवार जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट हुई है वो मार्च के महीने में हुई है। तो इसलिए ये बरीउज़्ज़मा बिल्कुल नहीं है, इनको सब पता था, ये इन्होंने किया है और ये पहले भी करते रहे हैं, ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। मैंने खुद एक इंक्वायरी की थी, मुझे इंक्वायरी दी थी पिछली नून लीग की हुकूमत में, जिसमें वाज़ेह तौर पर यह साबित हो गया था कि ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर हड़प किया गया और हेरा फेरी हुई, और उस इंक्वायरी रिपोर्ट का कुछ भी नहीं बना, जैसे कि इस कमेटी की रिपोर्ट का कुछ नहीं बनना। और ये आप देख सकते हैं कि अगर तो ये केयर टेकर जिम्मेदार हैं, या PDM की हुकूमत जो नून लीग की पहले थी, या मौजूदा जो हुकूमत है, तो इसमें कड़ा एहतसाब होना चाहिए। क्यों आखिरकार मार्च में इन्होंने तकरीबन 7-8 लाख टन और मंगवा ली, और इसलिए जब सस्ती गंदम आई तो उन्होंने उस हाई रेट पे बेची, तो इन्होंने मुनाफे कमाए बेतहाशा। तो वो फिर किस किस की जेब गर्म हुई, ये इंक्वायरी बताएगी। अब वज़ीर आज़म साहब ने कि इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हुई है, आप समझते हैं कि ये इंक्वायरी कमेटी कंक्लूसिव हो सकेगी? नंबर 1। नंबर 2, मैं ज़मनन जो इजाफा करना चाह रहा था वो ये था कि 22 अक्टूबर को एक ऑर्डर किया जाता है और वो यहाँ पर शिपमेंट पहुँच जाती है 1 नवंबर को, यानी 8 रोज़ के अंदर अंदर शिप यहाँ पहुँच जाता है। इसका मतलब ये कि ये तो प्लान्ड था, ये किसी को ऑलरेडी पता था कि केयर टेकर गवर्नमेंट ये अप्रूवल या गो हेड देने जा रही है, और उसने पहले ही शायद ऑर्डर प्लेस कर दिया था कि जैसे ही अप्रूवल निकलेगा नोटिफिकेशन तो वैसे ही ये कंटेनर पहुंच जाएगा। तो जाहिर है ये प्रॉप तो होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा बलबा इसका केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है कि सितंबर में हुआ, 22 अक्टूबर को ऑर्डर प्लेस किया, 1 नवंबर को पाकिस्तान में पहुंच गया। कथा कलामी माफ, ऐसा नहीं है। जो नवंबर की ECC की मीटिंग थी जो शमशाद अख्तर साहिबा ने चेयर की, वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और TCP की 1 मिलियन टन की खरीदारी और शिपमेंट के बारे में थी। और उसी गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट ने फरवरी के पहले हफ्ते में बैन लगा दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं खरीदेगी गंदम, क्योंकि गंदम प्राइवेट सेक्टर से पूरी की जा रही है। तो इन चीज़ों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए।
दानिश साहब, ये तो यकीनन तहकीकात में बात सामने आएगी। मार्च तक गंदम आती रही है, बावजूद आप कह रहे हैं कि फरवरी में उन्होंने इसके ऊपर जो है वो बैन लगा दिए थे, लेकिन गंदम हमारे यहाँ मार्च तक आती रही, बावजूद इसके कि हमें पता है कि मार्च को सिंध से गंदम आना शुरू हो जाएगी। हम उस वक्त तक कंटेनर्स मंगवाते रहे। ये जो वजीर आजम साहब ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है, आपको लगता है कंक्लूसिव हो पाएगी? अगर क्या, माफ करना, वजीर आजम साहब ने जो इंक्वायरी कमेटी बनाई है इस सारे मामले के ऊपर, आपको लगता है कि ये कंक्लूसिव होगी, ये रिजल्ट निकलेगा इसका कोई? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त मैं नून लीग का हिस्सा था और मेरी और बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह की जिम्मेदारी लगाई गई थी कि एक और गंदम का स्कैंडल था जिसमें जो भैंसों के खाने के काबिल भी गंदम नहीं थी वो मंगवा के तो इंसानों को बांटी गई और उसके ऊपर हमने इंक्वायरी की। उस इंक्वायरी रिपोर्ट में हमने लिखा था कि ये तमाम लोग जो मुलव्वस थे उनके बाकायदा नाम लेके कि उनको नैब में भेजना चाहिए। तो आजकल को नैब का फैशन नहीं है, आजकल FIA का फैशन है, लेकिन जब उसका कोई नहीं बना तो इसका क्या बनना? ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसमें सियासी लोग मुलव्वस है दानियाल साहब, या आपको लगता है कि इसमें ब्यूरोक्रेसी मुलव्वस है, ये सरकारी बाबू मुलव्वस हैं? बिल्कुल मुलव्वस हैं, कोई शक नहीं इस बात में, उनके बगैर हो ही नहीं सकता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब ये पता था कि गंदम आ चुकी है, अखबारों में छप रहा था, तो फिर पास्को ने क्यों नहीं वीट रिलीज की? इनके पास तो 4 मिलियन टन था, तो इनको चाहिए था कि ये फॉरेन मार्केट में फेंकते अपनी सप्लाईज, जिस कीमत पे भी फेंकते, क्योंकि उनको पता था सस्ती गंदम आ रही है। इन्होंने जानबूझ के मार्केट प्राइस ऊपर रखी ताकि उनको मुनाफा मिले। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। इंपोर्ट तो हर साल होती है, इसमें कोई बात नहीं कि इंपोर्ट की है, और ये इतना बुरा इकदाम भी नहीं था कि प्राइवेट सेक्टर को क्या गया कि वो करे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि फिर उसकी रोकथाम भी होनी चाहिए थी। जितनी चाहिए उतनी मंगवाते, ना कि आप किसान की ऐसी की तैसी फेर दें, उनके कफन में आप किल ठोक रहे हैं। हर 24 घंटे जो गुजर रहे हैं कफन की किसान की कफन में जो है किल ठोक रहा है। देखिए 34 लाख मीट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की गई, उस पर एक अंदाजे के मुताबिक को 85 अरब रुपए का मुनाफा कमाया गया है। अब सवाल यह है ना कि 85 अरब का ये जो ह्यूज अमाउंट है वो किसकी जेब में किसके गया है। अब इस हवाले से अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो वो तो फौरी एक्शन लेते हैं, तो कोई नैब को रेफर करें या जैसे आप कह रहे हैं FIA को रेफर करें। अभी तक किसी इदारे के पास ये मामला तहकीकात के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यानी कमेटी तो बनाई है लेकिन तहकीकात तो किसी इदारे ने करनी है ना। ये बताएं ना जी कि अगर सितंबर की 1 तारीख को फैसला हो रहा है तो फिर 8 या 8 के 2-3 रोज बाद गंदम कैसे पहुंच गई पाकिस्तान? ये बताएं ना। अगर केयर टेकर जिम्मेदार हैं तो ये कैसे हुआ फिर? क्योंकि कम से कम 20-25 रोज लगते हैं वहां से शिप को आने में, और उसमें भी डिलेज हैं क्योंकि वहां पर हालत जंग है। यूक्रेन में, बल्गेरिया, रोमानी, ये सारे एक ही इलाका में है मुल्क। दानियाल साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक। दानियाल अजीज साहब हमारे साथ मौजूद थे, भी एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नई सियासी हिकमत अमली का जिक्र करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अब इसे हिकमत अमली कहा जाए या यू टर्न, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 3 सूबों में गवर्नर्स की तैनाती के बाद मुबैना तौर पर काबीना में भी शामिल होने का फैसला कर लिया है। और ये फैसला अचानक इसलिए है कि इलेक्शन से कबल पीपल्स पार्टी नून लीग और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुनज़्ज़म इंतखाबी मुहिम चलाती रही, लेकिन इंतखाबी नताइज के बाद मुस्लिम लीग नून और MQM के साथ इत्तेहाद बनाकर हुकूमत साजी में शामिल हो गई। इस दौरान इस जमात का मौक़िफ़ था कि वो हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन उसूली तौर पर वो काबीना में शामिल नहीं होगी और ना ही अहम हुकूमती फैसला साजी का हिस्सा बनेगी। लेकिन गुज़श्ता हफ्ते के इख्तिताम पर पीपल्स पार्टी न सिर्फ वादे के मुताबिक तमाम सूबों में गवर्नरशिप हासिल करने में कामयाब हो गई, बल्कि अब इतलात ये हैं कि वफाकी काबीना फेडरल कैबिनेट का हिस्सा भी बनने जा रही है। इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी को 8 वजारतें मिलने का इम्कान है, जबकि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन पहले ही पीपल्स पार्टी की रुबीना खालिद को बनाने का फैसला कर लिया गया है। गो के पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत के बारे में पार्टी के अहम ज़राए की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान या तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इसको फिल वक्त इम्कान जाहिर करते हुए इसे यकसर मुस्तरद भी नहीं किया जा सकता। अब ये पेशरफ्त इसलिए भी हैरानकुन नहीं है क्योंकि हम समेत बहुत से प्रोग्राम्स में इतलात की बुनियाद पर यह मामला काफ़ी दफ़ा ज़ेरे बहस आया। हमने भी अपने प्रोग्राम में बिलावल भुट्टो के दोबारा वज़ीर ख़ारजा बनने के इम्कान के बारे में बात की थी। हमने अपने प्रोग्राम में किस तरह इस मामले को उठाया था, ज़रा वो भी आपके सामने रखता। बताते हैं कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की ऑफर बिलावल भुट्टो जरदारी को भी हुई थी, लेकिन बिलावल साहब ने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनना पसंद नहीं किया। उसके बाद
फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए बिलावल भुट्टो साहब को पेशकश की गई, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट के अंदर बैठना पसंद नहीं किया। जाहिर है पीपल्स पार्टी ने उसूली मौक़िफ़ लिया कि वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे। तो अब जब इसहाक डार डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे तो फिर फॉरेन मिनिस्टर कौन होगा? क्या बिलावल भुट्टो होंगे? ये सवाल हम पहले ही उठा चुके कि अगर इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं तो फॉरेन मिनिस्ट्री अगर छोड़ते हैं तो फिर फॉरेन मिनिस्टर, तो कभी इम्कानात ये हैं कि अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट में शामिल होती है तो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास फॉरेन मिनिस्ट्री होगी। अब मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इससे इनकार कर रही है कि वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखती है। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से मुसलसल मौक़िफ़ रहा है, वो क्या कहते रहे ज़रा वो भी आपको दिखाता हूँ। जो हमारे पास आए हैं, हमारे वोट मांगे हैं, हम उनके साथ इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे, उनसे कोई वजारतें नहीं लेंगे। हमने फैसला किया है कि सदर के जो इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें हमारा उम्मीदवार सदर जरदारी होगा। फैजाबाद धरना केस की नजरसानी केस की समाअत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फायजी साहब बरहम क्यों हो गए, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। धरना केस की समाअत हुई। ये समाअत इसलिए अहम थी क्योंकि इस केस की फैक्ट फाइंडिंग के हवाले से एक कमेटी का कयाम अमल में लाया गया था। इस कमीशन ने अपनी फैक्ट फाइंडिंग जो रिपोर्ट है उस वक्त के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की उस पर नफी की। आज केस की समाअत के दौरान इस रिपोर्ट को लेकर काफ़ी सख्त रिमार्क्स सामने आए। इस केस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि किस लेवल के जहन ने ये रिपोर्ट तैयार की है। कमीशन को मालूम ही नहीं उनकी जिम्मेदारी क्या थी। इंक्वायरी कमीशन ने फैज़ हमीद के बयान की बुनियाद पर रिपोर्ट तैयार कर दी। धरने से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ किसी को परवाह नहीं। आग लगाओ मारो ये अब कुछ लोगों का हक बन गया है। पाकिस्तान बना था, बताएं कहीं किसी ने आग लगाई थी? यहाँ हर जगह बस आग लगा दो वाली बात है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने कमीशन को बताया कि माली मावनत के मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं तो फिर ये किसकी जिम्मेदारी है? रिपोर्ट के एक पैराग्राफ में कह रहे हैं माली मामला देखना ISI की जिम्मेदारी नहीं, दूसरे पैराग्राफ में लिख रहे हैं TLP की माली मावनत के सबूत नहीं मिले। कमीशन कह रहा है कि जो कर रहे थे वो जिम्मेदार नहीं, पंजाब हुकूमत जिम्मेदार है। कमीशन कह रहा है कि पंजाब हुकूमत राना सनाउल्लाह चला रहे थे, वही जिम्मेदार हैं। हल्फ की खिलाफ वर्जी किसने की ये नहीं बताया। चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान को फैजाबाद धरने से कितने नुकसान हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ें। मारो जलाओ घेराव करो और चले जाओ ये क्या तरीकाकार है? मुझे तो इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर मायूसी हुई। आज की सारी समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने शदीद बरहमी का इजहार उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के ऊपर किया जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद ही बनाई थी। प्रोग्राम का वक्त अपने इंतजाम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।